नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज की क्लास में जो हमने सीरीज चलाई है, जिसके अंतर्गत हम आपको सीटेट जनवरी 2023 के सारे पेपर सॉल्व करा रहे हैं, उसके अंतर्गत मैथ्स की नेक्स्ट क्लास है। आज हम मैथ में 2 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। इसमें प्रथम प्रश्न है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। तो पहला प्रश्न है कि आरोही क्रम मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इनको करेंगे तो कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा। इसमें सबसे छोटी संख्या 0.888 है तथा दूसरी जो संख्या छोटी है वह 8.08 है तथा तीसरी जो संख्या है वह 8.08 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8.08। तथा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, 8.808। ये सबसे बड़ी संख्या थी। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 8.808 थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 16.5 इंटू 3 माइनस 35/5 माइनस 3 इंटू 13.5। तो पूछ रहा है 16.5 गुणे 3 माइनस 35/5 माइनस 3 गुणे 13.5। तो क्या होगा। तो इसमें पहले डिवाइड होगा तो इसका 7 आएगा। तो 16.5 गुणे 3 माइनस 7 माइनस 3 गुणे 13.5। तो 16.5 का 3 से गुणा करेंगे। 16.5 गुणे 3, 3 5 15, 3 6 18 19, 3 1 3 49.5 आएगा। तथा 13.5 गुणे 3 करना है। 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 1 40.5 आएगा। तो 49.5 माइनस, तो इसका हो जाएगा 49.5 माइनस 7 माइनस 40.5। तो 49.5 माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे तो 47.5 आएगा। तो इसमें क्या उत्तर आएगा, 2.0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 2/5 प्लस 3/4 बराबर है। तो 2/5 प्लस 3/4 एलसीएम 20 आएगा। 5 चौक 20, 5 से 20 का भाग करेंगे 4 आएगा। तो 4 से 2 गुणा करेंगे तो 8 प्लस 4 पंचे 20, 5 3 15, 15 23/20 आ रहा है। तो एक सही 3/20 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 90 31 में 5 के स्थानीय मान तथा 37 0 89 में 3 के अंकित मान का अंतर पूछा है। तो इसमें प्लेस वैल्यू 5 के प्लेस वैल्यू क्या है, 5 लिख देंगे। उसके बाद जी 1 2 3 4 0 लिख देंगे। तथा 3 का कहीं भी कुछ भी हो फेस वैल्यू 3 ही होती है। तो इसको घटा देंगे। 10 में से 3 गए 7, 9 9 9 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4। उसके बाद 999 तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू अगर कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, 25 25 537 अगर दिया गया हो तो उसमें पूछ ले कि जो 5 की वैल्यू, या फिर यहाँ अगर 28 दिया हो पूछ ले कि 8 का फेस वैल्यू या 8 का अंकित मान क्या है, तो वह 8 ही होगा। अंकित मान चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसकी वही संख्या होती है। अगर इसकी प्लेस वैल्यू पूछी होती या स्थानीय मान पूछा होता तो जितनी 8 लिख दो, जिसका पूछा वही संख्या लिख दो। उसके बाद जितनी संख्या है उसके जगह पे 0 लिख दो। तो 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 0 आ जाएगा। तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष नीम के वृक्ष है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं। तो एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या, अगर बाग में सभी वृक्ष यक्ष हैं तो आम के वृक्ष कितने हो गए, सभी वृक्षों का 1/5। तो x/5 आम के वृक्ष हो गए। तथा आधे वृक्ष जो हैं अशोक के हैं, तो x/2 जो हो गए वह अशोक के हो गए। तथा शेष नीम के वृक्ष हैं। तो इसको दोनों जोड़ लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम 10 आ गया। 5 दूनी 10, 2x प्लस 2 5 5x। तो 7x/10 बराबर 7/x 10 है, जो वह अशोक के हैं तथा आम के वृक्ष हैं। तो बचे कितने, 1 माइनस 7x/10 बराबर 3x/10। तो 3x/10 बराबर 12 होता है। x बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। तो पूछ रहा है आम के कितने वृक्ष हैं। तो आम के वृक्ष कितने हैं, सभी वृक्षों के 1/5 है।
तो वो कितने हो गए, 8 हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए इसको एक बार फिर से आपको बता देते हैं, इसको फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। मान लिया कि पूरे बाग में जो पेड़ों की संख्या थी वह x थी, तो आम के वृक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, x/5 हो जाएगी। तथा आधे पेड़ जो हैं वो अशोक के हैं, तो x/2 जो हैं वो अशोक के हैं। तो टोटल हमारे पास इतने हैं, तथा 2 पेड़ों जो आम और अशोक हैं उनकी संख्या इतनी और इतनी है, तथा नीम के जो बचेंगे वो शेष ही होंगे। तो x/5 प्लस x/2 को जोड़ लेंगे तो 10, इसका एलसीएम 10 हो जाएगा। 2x प्लस 5x, तो 7x/10 टोटल है, तथा x में से 7x/10 घटा देंगे तो नीम की वैल्यू आ जाएगी। तो 10x - 7x बराबर 3x/10 आ गया। 3x/10 जो है वह नीम की वैल्यू हो गई। शेष पेड़ तो नीम ही थे, तो 3x/10 जो नीम की वैल्यू, तथा नीम की संख्या कितनी थी पेड़ों की, 12 थी। तो 10 इधर जाएगा, 3x बराबर 120 हो जाएगा। 3x बराबर 120, x बराबर कितना होगा, 3 से काट देंगे 40 आ गया। अब इसमें पूछ रहा है आम में कितने वृक्ष थे, आम के तो 40 टोटल संख्या है। आम के वृक्षों की संख्या कितनी थी, 1/5 पूरे पेड़ों की, तो 40/5 हो गया। 5 8 40, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 8। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो इसमें एलसीएम सीधे तौर पर बताएं तो इसमें एलसीएम की बात हो रही है। तो 5, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो इसको आप ऐसे ही देख सकते हैं। 6 और 5 में से एलसीएम क्या, तो इसका होगा एलसीएम, इसका एलसीएम 60 आएगा। अब देख लीजिए इन तीनों संख्या से सबसे छोटी संख्या जो होगी वह 60 ही कटेगी। तो मान लीजिए हमारे पास टोटल 60 है, तो हमको ए से जो ए की पेन क्रमशः 5 है, तो 5 से 60 को भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 वाला ऑप्शन ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि ए की 12 होगी, तथा बी की जो है, बी की संख्या 6 थी, तो 60 में 6 भाग करेंगे तो 10 आएगा। तो हमें कितने पैकेट चाहिए, न्यूनतम संख्या बी की 10 चाहिए, तथा बी की 12, सी की 12 थी, तो 12 पंचे से भाग करेंगे तो सी की न्यूनतम संख्या जो पैकेटों की होगी वो 5 होगी। तो 5 पैकेटों में जो है, क्योंकि एक ही एक पैकेट में 12 पेन आते हैं, एक ही एक पैकेट में 12 पेन आते हैं, तो हमें न्यूनतम पैकेट कितने चाहिए, बराबर संख्या में। तो बराबर संख्या में करने के लिए हमारे पास 60 पेन थी, 60 पेन हमारे पास टोटल हो गई थी बराबर संख्या में बांटने के लिए। तो एक पैकेट में 5 पेन आती है, तो हमें पास कितने पैकेट हमें चाहिए, 12 पैकेट चाहिए, क्योंकि 12 पंचे 60। तथा बी के एक पैकेट में 6 पेन आती है, तथा हमारे पास टोटल पेन कितने हैं, 6 हैं। एक पैकेट में 6 पेन आती है, तो टोटल कितना पैकेट हो जाएगा, 6 दामा 60, तो 10 हो जाएगा। तथा सी में ऐसे ही है, 12 है तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या बराबर है। तो 20 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 20 एक दिन में मिनट की संख्या कितना होगी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तथा 24 घंटों में मिनट कितने होंगे, 60। तो इसका भाग कर देते हैं 0, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 144 0, तथा 20 से गुणा कर देंगे इसका। तो 20 दिनों को निकालना है, तो 0 0 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 2, 28,800 हो गया। अब इसमें कह रहा है सेकंडों की संख्या, सेकंडों की संख्या आप देख लेंगे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तथा 60 मिनट में सेकंड कितने होंगे, 60, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब 28800 को 3600 से भाग कर देंगे, 0000 कटा, 12 3 36, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 3 8, तो 8 घंटों के बराबर ये आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 20 दिनों में मिनट की संख्या कितनी आई थी हमारे पास, 28,800। कैसे आई थी कि एक 24 घंटों में जो मिनट की संख्या होगी 24 गुणे 60 होगी, तो 20 दिनों में क्या होगी, 24 गुणे 60 गुणे 20, तो वो 28,800 होगी। तथा जो एक घंटे में है वह सेकंडों की संख्या कितनी होती है, 3600 भाग दे देंगे तो इसका आएगा 8 आएगा, दोनों भाग देने पर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक दुकानदार ने 5.1 केजी बादाम, 1900 ग्राम किशमिश तथा 2.6 केजी काजुओं को मिला दिए, तथा इस मिश्रण के बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो एक दुकानदार ने 5 केजी बादाम, 5 केजी मतलब 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 5100 ग्राम जो था वह बादाम था, तथा 5100 ग्राम 1900 ग्राम जो था वह क्या था, किशमिश था। तो इसको जोड़ेंगे 0 0 9 1 10, 5 1 6 1, 7000 ग्राम हो गया, तथा 7000 ग्राम में
2.6 kg काजू था, तो इसको 2600 हो जाएगा। 2600 1 kg में, क्योंकि 1000 ग्राम होता है, तो 0 0 6 7 9, तो हमारे पास टोटल जो हो गया भार 9600 ग्राम हो गया। तथा हमें 4 दर्जन पैकेट बना दिए गए। 4 दर्जन पैकेट बराबर 1 दर्जन 12, तो 48 पैकेट बना दिए गए। अब पूछ रहा है कि एक पैकेट में भार कितना आएगा, तो पैकेट हमारे पास कितने थे, 4 दर्जन मतलब 12 चौक 48, हमारे पास टोटल भार कितना था 9600। तो इसको भाग दे देंगे तो 1 दर्जन का पैकेट, एक पैकेट का भार निकल जाएगा। तो भाग देंगे 48 दूना 96 200, तो इसका ऑप्शन नंबर 200 आया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 200। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। तो 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी? इसमें कह रहा है कि हमारे पास 16 लीटर दूध था तथा इसको छोटे छोटे बर्तनों से या एक मग द्वारा 40 बार छोटे छोटे बर्तन में भरा गया। तो 40 बार पूर्णतया मतलब 40 बार 16 लीटर जो दूध था उसको 40 बार निकाला गया एक मग से और पूरा खाली कर दिया गया 40 बार में। तो हमारे पास दूध कितना था 16 लीटर, तथा 1 लीटर में हमारे पास मिलीलीटर कितना हो जाएगा 16,000। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 16 लीटर में 16,000 तथा 40 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे, तो 40 से भाग दे देंगे, 0 0 कट जाएगा तथा 4 चौक 16 400। तो हमारे पास जो मग की धारिता थी वह 400 ml थी। 400 ml को अगर हम 40 बार कर देंगे तो 16, देख लीजिए आप 400 गुणे 40 को चेक कर लेते हैं, 0 0 0 4 चौक 16, 16,000 ml मतलब 16 लीटर आ गया। तो जो 16 लीटर है उसको 400 ml पे बार 40 बार अगर निकाल देंगे तो वह 16 लीटर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक 120 लंबी तार एक 120 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो मोड़ने पर जो निकलता है वो क्या निकलता है, इसको मैंने पहले ही बताया, परिमाप निकलता है। तो परिमाप कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। तथा समबाहु त्रिभुज जो होती है उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ए, तो इसकी जो परिमाप हो जाएगा वह 3a हो जाएगा। 3a बराबर 120 हो गया है, तो a बराबर कितना होगा 40 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 40। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते नहीं, सभी समचतुर्भुज वर्ग, सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होते हैं क्योंकि 90 डिग्री रोम्बस में सभी आमने सामने खो जाती है, सभी आयत वर्ग होते हैं, ये भी गलत नहीं, ये भी गलत है। सभी समानांतर सभी पैरेललोग्राम स्क्वायर होते हैं, नहीं ये भी गलत है, पैरेललोग्राम तो स्क्वायर नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। यह ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बहुत बनता है कि इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर या ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, इससे दो कन्फ्यूजन होगी। लेकिन आपको हमेशा क्या लगाना है, सभी वर्ग आयत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको हमेशा सही करना है, सभी वर्ग आयत होते हैं, ना कि सभी आयत वर्ग होते हैं, क्योंकि जो सभी वर्ग होते हैं उसकी जो गुण होते हैं वह आयत में दिखते हैं, लेकिन आयत के जो सभी गुण है वह वर्ग में नहीं देख सकते क्योंकि आमने सामने भुजा ही बराबर होती है। लेकिन एक वर्ग जो होता है वह विशेषीकृत आयत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। 3 और 1/3, 3 और 1/3 समकोण, तो 3 3 9 10/3, 10/3 गुणे 90, 30, 10 दाम में 300, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 300 आया इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 और 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, 3 1/3 90 डिग्री, तो 3 1/3 मतलब 10/3 गुणे 90, 3 से 90 काटेंगे 30 आएगा, तो 10 गुणे 30 बराबर 300 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। 2 4 12 48 120, तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, 2 से 4 में 2 बार गुणा हुआ है, 2 दूनी 4 तथा 4 3 12 हुआ है, 12 चौक 48 हुआ है, 48 पंचे 240 हुआ तथा 240 गुणे 6। अब आप इसको पैटर्न देख लीजिए कि एक एक बार बढ़ रहा है गुणा हो रहा है। तो 6 0 0, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 14, तो 1440 इसका सही आंसर होगा। इसको आप फिर से देख लीजिए कि 2 दूनी 4 हुआ है, 4 3 12 हुआ, 12 चौक 48 हुआ है, 48 पंचे 240 हुआ है, तो 240 गुणे 6 होना था यहाँ। तो 240 गुणे 6 कितना आएगा 1440। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई रुपए में नीचे दी गई है। कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और 3750 के बीच में है? तो इसको हमको देखना है कितने श्रमिकों की जो साप्ताहिक कमाई है
वह 3500 से 3750 के बीच में है, तो इसको गिनती करते हैं। चलिए 3720 हो जाएगा, 3650 हो जाएगा, 3735 हो जाएगा, 3630 हो जाएगा, 3710 हो जाएगा तथा 3650 हो जाएगा, 3475 हो जाएगा, सॉरी 3475 नहीं होगा, 3580 हो जाएगा एवं 3520 हो जाएगा। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होगा सही आंसर। 8 जो श्रमिक है उनका जो साप्ताहिक कमाई है वो 3500 से 3750 के बीच में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है कि बिस्किट जो बिके वो 1800 बिके, केक और पेस्ट्री 8000 कमाई हुई है, ब्रेड जो है 2600 रुपये कमाई हुई तथा ढोकला जो है 1900 रुपये कमाई हुई। द सेल्स ऑफ ढोकला इज 1/2 ऑफ द सेल्स ऑफ बिस्कुट। इसमें कह रहा है ढोकला की जो बिक्री है वह बिस्कुट की बिक्री की आधी है। तो ऐसा है, ढोकला की बिक्री 900 रुपये हुई है, बिस्किट की 1800। ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं कि ब्रेड की बिक्री जो है वह बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री से 100 है। तो ब्रेड की बिक्री कितनी हुई है? 2600, बिस्किट और ढोकला से 100 कम है। तो बिस्किट और ढोकला कितनी हुई? 18 9 8 27, तो ये भी सही है। इसमें गलत पूछ रहा है, तो हाँ ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो गए। केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। तो केक और पेस्ट्री की बिक्री देख लेते हैं। केक की 8000 है, केक और पेस्ट्री की बिक्री 8000 है, किस अब 8000 और ब्रेड से 8000 माइनस 2600 देखते हैं। 0 0 10 में 6 गए 4 तथा 7 में 2 गए 5। हाँ, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी जो कहा गया है वह गलत है। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं जो होगा वह यही नहीं होगा कि बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही नहीं होगा। चलिए अब पेडागॉजिक प्रश्न देखते हैं। वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तुओं को 2 बार गिनता है। प्रश्न ये है कि दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिन लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? तो इसमें कह रहा है कि वस्तुओं के समूह गिनते समय एक बच्चा किसी भी वस्तु को 2 बार गिन लेता है। तो उसको वर्गीकरण थोड़ी ना होता है गिनती में। पदानुक्रमित समावेशन ये भी नहीं होगा, पदानुक्रमिक समावेशन भी नहीं होगा, सबिटाइजेशन भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा इस प्रश्न का यही तथ्य बनता है कि एकाकी संगति। तो अगर ऐसा प्रश्न बनेगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर प्रश्न बनेगा कि एक बच्चा वस्तु को 2 बार गिनता है तो उसमें कौन सी कमी है वो अवधारणा की? तो एकाकी संगति की। तो इसमें एकाकी संगति के बारे में बताया भी गया है। एकाकी संगति का अर्थ है कि अग्रवर्ती गणना हर बार एक और जोड़ के गिनती करती है। तो अग्रवर्ती गणना मतलब अगर आप किसी इंसान को गिने हैं तो दूसरी बार गिनने जाएंगे, फिर उसकी संख्या को ले लेंगे आप, फिर तीसरे गिनने जाएंगे तो दूसरे वाले को ले लेंगे, चौथे को लेने जाएंगे तीसरे वाले को ले लेंगे, मतलब अपने पीछे वाली संख्या को फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, वही है एकाकी संगति। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का अर्थ है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, इनहेंसिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन मीन्स बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाना, कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना, गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना, गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियाँ, कविताएं और नाटक को सम्मिलित करना। तो गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थी द्वारा की गई संक्रियाओं में इस तरह की त्रुटि को सुधारे जा सकते हैं? तो इसमें 1/4 + 1/4 बराबर 2/8 कर दिया। वो ऊपर की जोड़ दिया, मतलब न्यूमरेटर अर्थात अंश को भी जोड़ दिया तथा हर को नहीं जोड़ना चाहिए था इसमें, क्योंकि हर जो है वो उसमें बराबर था तो हर को नहीं जोड़ना चाहिए था, लेकिन उसने हर को भी जोड़ लिया। तो इसमें क्या कमी है उसकी? उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को यह बताना कि लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। अभ्यास के लिए इस प्रकार की समस्या देखिए, बाय गिविंग टेस्ट देकर होगा नहीं, अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर नहीं। विद्यार्थियों को यह अवगत कराना कि लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात होगा नहीं। हमें मूर्त प्रतिरूप मॉडल दिखाने चाहिए, जैसे कि हम किसी सेब को लेंगे, सेब का पहले 1/4 भाग काटेंगे, फिर उसी सेब का दूसरे सेब का 1/4 काटेंगे तथा 1/4 को जोड़ देंगे, तो उससे पता चलेगा कि 1/4 और 1/4 जो है वह 2/4 अर्थात आधा बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है?
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इनहेंस द मैथमेटिकल एंग्जाइटी एमंग लर्नर्स। वार्षिक परीक्षा, गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, गणित की संचयी प्रकृति या रचनात्मक आकलन। तो इसमें सबसे कम पूछ रहा है चिंता को बढ़ाने के लिए, मतलब पॉजिटिव पूछ रहा है। तो पॉजिटिव कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मक आकलन जो होता है वही सबसे अच्छा या सबसे पॉजिटिव होता है। तो रचनात्मक आकलन जो है वह गणित की चिंता बढ़ाने में सबसे कम है, संभावना सबसे कम है गणित की चिंता बढ़ाने की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 कि गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगत कथन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन मैथमेटिक्स। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। एम्स लक्ष्य औपचारिक हैं जबकि उद्देश्य कार्यात्मक और सूचनाप्रद हैं। तो लक्ष्य जो है वह औपचारिक हैं जबकि उद्देश्य कार्यात्मक और सूचनाप्रद हैं। लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है जबकि उद्देश्य जो है वह प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है। लक्ष्य अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है। लक्ष्य विस्तृत है जबकि उद्देश्य लक्ष्य का एक भाग है। तो इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य है, लक्ष्य क्या होते हैं और उद्देश्य क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। लक्ष्य वे प्राप्ति योग्य अंतिम बिंदु होते हैं जिसकी ओर व्यक्ति अपने प्रयत्नों एवं साधनों को निर्देशित करता है। तो मतलब लक्ष्य जो होता है वह अंतिम बिंदु होता है जो आदमी चाहता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को आप किसी परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो वह आपका लक्ष्य है, क्योंकि आप वो अंतिम स्टेज है कि आप उत्तीर्ण होना चाहिए। जबकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्ग है। मतलब उद्देश्य जो है कि मेरा यह उद्देश्य है, मैं इसे इसलिए करना चाहता हूँ, तो वो उद्देश्य हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? लक्ष्य अल्पकालिक होता है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक होता है। यही ऑप्शन हो जाएगा कि यह असंगत कथन है या नहीं है, यह गलत है। तो लक्ष्य जो होता है वह अल्पकालिक नहीं होता है, लक्ष्य भी दीर्घकालिक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, असंगत कथन पूछा था तो लक्ष्य दीर्घकालिक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा क्योंकि सबसे कम असंगत पूछा था। प्रश्न 21 है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल पर्पज फॉर क्लासरूम असेसमेंट एट प्राइमरी लेवल। इसके ऑप्शंस देखते हैं। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये तो सही होगा। शिक्षार्थियों को प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, तुलना तो गलत होना चाहिए तथा यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों में सुधार करना, ये भी सही होगा। तथा कक्षाई क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो ये तीनों तो पॉजिटिव है, लेकिन हमसे नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि शिक्षार्थियों की तुलना में एक दूसरे से नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गणित की कौन सी शब्दावली अपरिभाषित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन मैथमेटिकल्स आर अनडिफाइंड? प्राकृत संख्याएं, एक चतुर्भुज के विकर्ण, लाइन या बिंदु। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणित की कौन सी शब्दावलियां अपरिभाषित हैं? तो नेचुरल नंबर जो है वो भी अपरिभाषित है, मतलब इसकी भी कोई वो गणना नहीं की जा सकती। एक से लेके अनंत, तो अनंत आ गया तो ये परिभाषित हो गई। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वह परिभाषित है, उसका एक सूत्र है तो वह परिभाषित है। लाइन जो है, लाइन की भी, रेखा की भी कोई अपरिभाषित है। बिंदु की भी कितनी मोटाई है, कितनी मोटा बिंदु हो सकता है, ये भी अपरिभाषित है। तथा लाइन भी अनंत तक जा सकती है। तो ये तीनों जो हैं वो अपरिभाषित है। चलिए देखते हैं। बी इसमें सही होगा, बाकी ACD नहीं है। ABD नहीं, बी तो सही है। दूसरा ऑप्शन है ABC नहीं, बी भी सही है। तीसरे में B और C, डी में बी नहीं दिया गया क्योंकि बी जो था वह विकर्ण था क्वाड्रिलेटरल का, तो बी सही था, बाकी तीनों नहीं थे। चलिए देख लेते हैं ये क्यों। तो वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है अर्थात 1 से अनंत, तो अनंत तक है, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वह भी अपरिभाषित नहीं है। रेखा क्यों अपरिभाषित नहीं है? जिसकी चौड़ाई 0 तथा लंबाई अनंत हो, तो लंबाई अनंत होनी चाहिए तो वह रेखा कहलाती है। तो ये भी अपरिभाषित नहीं। तथा बिंदु की तो ना लंबाई है ना ही कोई चौड़ाई है। तथा शून्य त्रिज्या वाला वृत्त को बिंदु कहते हैं। तथा इसका आकार भी अपरिभाषित है, तो बिंदु का आकार भी अपरिभाषित है, इसलिए बिंदु भी अपरिभाषित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांत को निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था का मार्गदर्शन करता है? तो NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांत का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करता है? शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी का समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, नवाचार का बढ़ावा देना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओनली सी। तो ओनली सी जो होगा, नहीं, कौन सा मार्गदर्शन करता है, तो कौन सा नहीं होगा? सी नहीं होगा, तो A, B और D होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, A, B और D। अगर पूछता कौन सा नहीं करता है तब ओनली सी हो जाता कि जो केवल दिव्यांग था
उसको प्रौद्योगिकी का बढ़ावा करना वो गलत है। लेकिन अगर इसमें पूछा है कौन सा बढ़ावा करता है तो ABD होगा, C नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की मानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? चलिए देखते हैं। यह जानना कि मापन की कुल कितनी मानक इकाइयाँ हैं, मापन की इकाई का एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरण की अवधारणा का शिक्षण, मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझाना, मानक इकाइयों की बजाय अमानक इकाइयों का उपयोग करने का लाभ बताना। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? C, मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझाना, क्योंकि इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझाना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होगा? अंतिम चरण पूछ रहा है वृत्त की परिभाषा देना, श्याम पट्ट पर वृत्त का आरेखन करना, बच्चों को वृत्ताकार वस्तुएं दिखाना, बच्चों को अपने पास की वस्तुओं वृत्ताकार वस्तुओं की पहचान करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर A ही सही होगा कि वृत्त की परिभाषा लास्ट जो होता है वह परिभाषा देना या सूत्र बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर A सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए टैन ग्राफ का उपयोग शिक्षण अध्ययन सामग्री के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है? तो टैन ग्राम जो कि आपको कल मैंने कहा ही था कि आपकी मैथ की जो पेडागॉजी की मैराथन है वो अपलोड कर दी गई। तो इसमें टैन ग्राफ का उपयोग शिक्षण अध्ययन सामग्री के सबसे कम प्रभावकारी कौन सा है? संबंधित स्थान जानने में टैन ग्राफ का उपयोग होता है, दृश्यीकरण में होता है तथा आकृतियां और दिक् स्थान समझने में होता है तथा नंबर सेंस में टैन ग्राफ का उपयोग सबसे कम प्रभावकारी। तो ऑप्शन नंबर B इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान के संबंध में सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान के संबंध में सही है? अंतर्दर्शी ज्ञान में तात्कालिक और स्वसाक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भी भूमिका नहीं निभाते हैं। यह सदैव पुख्ता गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित होता है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभाविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। क्योंकि गणित प्रकृति में सटीक है इसलिए गणित में अंतर्देशी ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा कि यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभाविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। चलिए देखते हैं, गणित में जो अंतर्देशी ज्ञान होता है यह ऐसा ज्ञान होता है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभाविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। अगला प्रश्न है 28वां। आधारभूत अवधारणाओं जैसे कि विभाजन, इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न या टेसिलेशन जिसे कहते हैं इत्यादि गणित में किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, द्विमीय आकृति का क्षेत्रफल का मापन, आयतन का मापन या आंकड़ों का प्रबंधन। तो ये ऑप्शन B सही होगा इसमें, द्विमीय आकृति के क्षेत्रफल का मापन। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है? तो NCF 2005 के अनुसार गणित अध्यापन के लक्ष्य में सबसे कम उपयुक्त कौन सा है? तीव्रता से गणन करने के लिए युक्तियां और तकनीकें सिखाना, समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना, आलोचनात्मक चिंतन और तर्कणा के कौशलों को विकसित करना, प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशलों को विकसित करना। इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे कम उपयोगी है? तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीकें हमें नहीं सिखाना। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तकों में इबारती सवालों को शामिल करने के निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है? तो जो वर्ड प्रॉब्लम प्राइमरी क्लास में होती हैं उसका सबसे श्रेष्ठ स्पष्टीकरण कौन सा है? प्रतीकात्मक समस्याएं की तुलना में इबारती सवाल को हल करना कठिन होता है या बच्चों के चिंतन कौशल में वृद्धि करता है। इबारती सवाल अधिगमकर्ता को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन शामिल है। इबारती सवाल उच्च बुद्धि लब्धि स्तर वाले अधिगमकर्ताओं के लिए होती हैं, अतः इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन C तो गलत ही होगा। शाब्दिक समस्याएं गणितीय के लिए उच्च समस्या समाधान कौशलों की बुनियाद रखती हैं। तो इसमें कौन सही हो जाएगा कि इबारती सवाल जो होते हैं वह अधिगमकर्ता को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन शामिल होता है। तो यह बताते हैं कि आपके स्कूल से दूरी इतनी है तो आप इस तरफ मुंह करके बैठे थे। जो ये प्रश्न होते हैं वह वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं कि गणित कहाँ वास्तविक जीवन में भी क्या लाभ है गणित के तथा कहाँ उपयोग होता है। तो चलिए आज के हमने 30 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।